लेकिन नेपाल एक ऐसा देश बनने जा रहा है जहां पर राजशाही की मांग की जा रही है। अब इसके पीछे की वजह मैं समझ लूँ कि आखिरकार क्यों एक लोकतांत्रिक देश फिर से राजशाही की ओर क्यों बढ़ रहा है। इसके पीछे बड़ी वजह वहाँ की राजनीतिक अस्थिरता है। बहुत ही बारीकी से आपने इस बात का जिक्र किया था कि चीनी दखल अंदाजी जो है सबसे बड़ी वजह है, क्या लगता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पड़ोसी देश चीन की हमेशा से अपने पड़ोसियों के साथ वो केवल उनको इस तरीके से इस्तेमाल करता है, पहले उनकी मदद करता है उनका हिमायती बन करके, और उसके बाद वहाँ की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह कैप्चर करता है। लोगों ने पहले सपोर्ट भी किया था, लोगों को ये लग रहा था कि शायद अगर नेपाल में गणतंत्र आएगा तो जो करप्शन है वो दूर हो जाएगा, जो डेवलपमेंट है वो तेजी के साथ आगे बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को जो अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ेगी। लेकिन हुआ उसका ठीक उलट। क्या वाकई इतिहास इस बार दोहरा देगा नेपाल, क्योंकि एक हफ्ते का अल्टीमेट तो दे रखा है? देखिए, पिछली साल ही अगस्त में एक तख्ता पलट हुआ था बांग्लादेश में। बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार को वहाँ के छात्रों ने आंदोलन किया और उस आंदोलन के बाद में सरकार को उखाड़ फेंका, और उसके पीछे की जो वजह सबसे बड़ी थी वो थी छात्रों का गुस्सा बेरोजगारी को लेकर। नेपाल में जब राजशाही का समापन हुआ 2008 में और राजा जो ज्ञानेंद्र बने जो थे उनकी जब सत्ता गई और उसके बाद में लोकतंत्र की वहाँ पर स्थापना हुई, तो ये उम्मीद की गई कि अब नेपाल एक लोकतांत्रिक देश बनेगा, राजशाही यहाँ से खत्म होगी, तानाशाही खत्म होगी और लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों की शिक्षा बेहतर होगी, लोगों को रहन सहन में सुधार आएगा। लेकिन स्थितियाँ उससे कुछ उलट हुई। धर्म के नाम पर जो कट्टरता बढ़ती है जब, उसके बाद में निश्चित रूप से मानव समुदाय को नुकसान होता है, और जहाँ नुकसान होता है वहाँ पर इस तरीके की कोई संकल्पना हाल फिलहाल तो मुझे नहीं दिखती। हिमालय की चोटी पर बसा देश नेपाल, वो नेपाल जो अब फिर से इतिहास को दोहराने की होड़ में लगा हुआ है। वजह ये कि अब नेपाल में लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म होने की मांग है, सड़कों पर नेपाल की जनता है और राजशाही को पुनः लाने की बात चल रही है। हिंदू राष्ट्र बनाने की नेपाल में मांग छिड़ गई है, वो मांग जो लगातार एक आग की तरह फैलती जा रही है और पूरी तरीके से ओली सरकार को जो है एक हफ्ते का अल्टीमेट भी दे दिया है। लेकिन सवाल है कि जिस तरीके से डेमोक्रेसी को लेकर के बवाल नेपाल में देखा जा रहा है, क्या वाकई आज के वक्त देश का हर वो व्यक्ति जो है लोकतंत्र से पूरी तरीके से बोर हो चुका है, वो पूरी तरीके से राजशाही को वापस लाना चाहता है? ये तमाम सवाल हैं जिसकी चर्चा हम न्यूज़ रूम के जरिए उन तमाम पत्रकारों से जानेंगे और नेपाल के उस इतिहास को भी समझेंगे, क्योंकि भारत में तो रोटी बेटी वाले रिश्ते अक्सर रहे हैं। और क्योंकि जब नेपाल के अंदर लगातार इस पूरे आंदोलन में, इस पूरी सारी चीज़ों में देखा गया है कि योगी के भी पोस्टर देखने को मिले हैं। अर्चना मैम, आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुई थी, आप लगातार उस चीज़ों को देख रही थी। क्या लगता है कि नेपाल में डेमोक्रेसी खत्म करने की सबसे बड़ी आवाज़ आपकी तरफ फैल रही है और राजशाही वापस लाए? बिल्कुल, मुझे लगता है कि आस्था, इस पूरी खबर को जब आपने भी देखा होगा तो इसके तह तक जाना बहुत ज़रूरी है। आज हम उस दौर में गुजर रहे हैं जहाँ पर लोग स्वतंत्रता की मांग करते हैं। वो कहते हैं हमें लोकतंत्र चाहिए, वी ऑल नीड डेमोक्रेसी, हमें डेमोक्रेसी चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी में आपको हर तरह के अधिकार मिलते हैं। राजशाही में आपको क्या अधिकार मिलेंगे? सारी चीज़ें राजा के हाथ में होगी। लेकिन नेपाल एक ऐसा देश बनने जा रहा है जहाँ पर राजशाही की मांग की जा रही है। अब इसके पीछे की वजह मैं समझ लूँ कि आखिरकार क्यों एक लोकतांत्रिक देश फिर से राजशाही की ओर क्यों बढ़ रहा है। इसके पीछे बड़ी वजह वहाँ की राजनीतिक अस्थिरता है। आप जब पूरा नेपाल का इतिहास देखेंगी तो कुछ समय पहले 2008 की शायद उससे पहले की बात है कि वहाँ पे पहले राजशाही था, उसके बाद लोकतंत्र आया। लेकिन लोकतंत्र मतलब 16, 14, 17, 15, 16 साल हुए होंगे, उसमें 13, 14 प्रधानमंत्री बदल गए। हाँ। ये कैसे संभव है? 14 प्रधानमंत्री थे। हाँ, 14 प्रधानमंत्री बदल गए, जो कि राजनीतिक अस्थिरता को दर्शाता। आप देखेंगे कोई भी प्रधानमंत्री नेपाल का ऐसा नहीं रहा जिसने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। कभी पुष्प प्रचंड दहल हो गए, केपी ओली हो गए, उससे पहले तमाम लोग हो गए, कोई बीच में फिर सरकारें गिर जाती हैं, इधर उधर जाकर अदला बदली करके वो सरकार बना लेते हैं। ऐसे में वहाँ की जनता त्रस्त हो गई। जहाँ की जनता का साफ तौर पर ये कहना है करप्शन बिल्कुल चरम पर पहुंच चुका है, वहाँ पर भ्रष्टाचार एकदम चरम पर पहुंच चुका है। इससे भी बड़ी हिंदू राष्ट्र की मैं बात कर रही हूँ। हिंदू राष्ट्र एक बड़ी मांग है, क्योंकि अगर आप उसके पूरे डेमोग्राफिक एरिया को उठाकर देखेंगी तो नेपाल में 81% हिंदू, उसके बाद 3 से 4% जो बौद्ध हैं वो, और मुस्लिमों की वहाँ पर आबादी 0.33 करके कुछ रही है। लेकिन पिछले कुछ समय में हिंदुओं की आबादी घट रही है, मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है, जो कि चिंता का विषय है। और वहाँ पर एक बड़ा विषय ये भी है कि वहाँ
वहाँ के युवा परेशान है, पलायन कर रहे हैं। आपने कई सारे वहाँ के लोगों की बाइट भी सुनी होगी, प्रतिक्रिया सुनी होगी, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि काम हो नहीं पा रहा, केपी ओली पूरी तरह से चाइना के उसमें जा चुके हैं। भारत से बिगड़ते रिश्ते भी एक बड़ी वजह है इसकी, कि भारत, क्योंकि केपी ओली जब से आए हैं वो भारत के साथ रिश्ते को खराब कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने सुना, देखिए सबसे बड़े दो वजह क्या निकल करके आ रहे हैं कि लोग पलायन क्यों कर रहे हैं। लगातार वहां पर मुस्लिम से लेकर के ईसाई जो कथित आंकड़े हैं उसमें इजाफा हो रहा है। और ब्रिजेश सर, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, जब आप इस खबर पर रिसर्च कर रहे थे, लिख रहे थे, तो मैंने भी उस चीज़ों को पढ़ा था और उसमें बहुत ही बारीकी से आपने इस बात का जिक्र किया था कि चीनी दखल अंदाजी जो है सबसे बड़ी वजह है। क्या लगता है, क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पड़ोसी देश चीन की हमेशा से अपने पड़ोसियों के साथ वो केवल उनको इस तरीके से इस्तेमाल करता है, पहले उनकी मदद करता है, उनका हिमायती बन करके, और उसके बाद वहाँ की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह कैप्चर करता है। आप इसका उदाहरण है बांग्लादेश, इसका उदाहरण है श्रीलंका, इसका उदाहरण है भूटान, म्यांमार, इसके साथ जो है नेपाल। ये तमाम जो देश हैं, इन देशों में चीनी दखल लगातार तेजी के साथ बढ़ा है। बढ़ा इसलिए है क्योंकि पहले उनको कर्ज के बोझ से दबा देना और उसके बाद फिर उनको अपने मुताबिक, जो खास करके भारत के साथ जो है जिसके भी रिश्ते अच्छे रहे हैं, उन रिश्तों में चीन ने दखलंदाजी दिया है। लेकिन हर एक देश इस बात का गवाह है कि अगर बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, श्रीलंका के अंदर हालात खराब हुए, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं चीनी जो ड्रैगन का शिकंजा था, यानी जहां जहां उसने दखल दिया वो देश पूरी तरह बर्बाद हो गया। नेपाल भी कमोबेश अब उसी हालात में पहुंच गया है। 1996 वो समय था जब माओवादियों का आंदोलन नेपाल के अंदर शुरू हुआ। 1996 में जब माओवादी आंदोलन शुरू हुआ तब लोग सरप्राइज थे कि आखिर माओवादी इतने पावरफुल कैसे हो गए, उनके पास फंडिंग कहाँ से आ रही है, उनको कहाँ से शेल्टर मिल रहा है। तो पर्दे के पीछे से चीन वहाँ पर उस माओवादी जो है आंदोलन को हवा दे रहा था राजतंत्र के खिलाफ। अब पहले देखिए, दूसरा एक चीज और समझ, पहले राजशाही को भी चाइना ने कैप्चर किया। जो लगातार 3 जो है आने वाले राजा थे, उन राजाओं को भी इतना कर्ज दिया, इस तरीके से उनको अपना मुरीद बना दिया, मजबूर कर दिया कि उसके बगैर जो है वो बगैर चीन की इजाज़त के वो कुछ चल ही नहीं सकते थे। तो एक तो वो मजबूर हो गए, दूसरा माओवादियों को खड़ा किया, माओवादियों को खड़ा करके एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया। तो 29 साल ये पूरे आंदोलन चले, 1996 से लेकर के 2005 तक, 2006 तक जा करके जो है वो आंदोलन अपने सबाब पर आ गए। 17,000 लोगों की जानें गई इस पूरे आंदोलन में। और उसके बाद राजा भी मजबूर हो गया, ज्ञानेंद्र शाह। इसी बीच में आप सोचिए कि नरसंहार होता है पूरा जो है राजमहल के अंदर, 9 लोगों की, जिसमें राजा विक्रम शाह सहित 9 लोगों की जानें जाती हैं। दीपेंद्र शाह पर जो है राजकुमार थे, उन पर आरोप लगता है, लेकिन आज तक ये साबित नहीं हो पाया कि आखिर वो पूरा नरसंहार किया किसने था, नरसंहार हुआ कैसे था। तो वो अपने आप में एक कॉन्स्पिरेसी थी जिसका आज तक खुलासा नहीं हो पाया। अब उसके बाद मजबूर हो गई राजशाही। 2008 में एक नया संविधान गठित हो गया, वो गणतंत्र को खत्म करके, माफ कीजिएगा, जो राजतंत्र को खत्म करके गणतंत्र का संविधान, यानी कि जो हिंदू राष्ट्र था वो कहीं ना कहीं अब एक जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य के तौर पर नेपाल की पहचान हो गई। लोगों ने पहले सपोर्ट भी किया था, लोगों को ये लग रहा था कि शायद अगर नेपाल में गणतंत्र आएगा तो जो करप्शन है वो दूर हो जाएगा, जो डेवलपमेंट है वो तेजी के साथ आगे बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को जो अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ेगी। लेकिन हुआ उसके ठीक उलट। आप देखिए 2008 के बाद 17 सालों में 14 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं नेपाल के अंदर। तो ये अब आप सोचिए, जो 2015 में अगर जीडीपी की आप ग्रोथ रेट देखिए तो वो 8.5% के आसपास, यानी हिंदुस्तान से ज़्यादा थी, जो 2024 में आकर के 4% के आसपास आ गई। तो ये नेपाल की बदहाली की कहानी बताता है कि नेपाल ने ग्रोथ किया कि डी ग्रोथ किया। जो है दरअसल ये जो डी ग्रोथिंग की प्रक्रिया थी, इसने वहां के लोगों का इस गणतंत्र से मोह भंग कर दिया। उन्हें लगा इससे बेहतर तो राजा ही था। ठीक है, लेकिन इस बीच अगर हम इस मुद्दे को देखें कि हिंदू राष्ट्र की मांग है, भारत में भी हिंदू राष्ट्र की मांग उठती है, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को पूरा बताया जाता है कि सनातनियों की बात करती है, अब नेपाल में भी जब सीएम योगी के पोस्टर उन आंदोलनकारियों के हाथों में दिखे और हिंदू राष्ट्र की मांग उठी, तो कहीं ना कहीं सियासी महकमे में भी चीज़ें जो हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, कोहली ने जो प्रधानमंत्री ओली हैं, केपी शर्मा ओली, उन्होंने बाकायदा जो है आरोप लगाया कि भारत की सरकार हमारे इंटरनल मामलों पर दखल दे रही है। तो सीधी सी बात है, योगी आदित्यनाथ के वहाँ पर पोस्टर, आपको ये समझना होगा, दरअसल योगी आदित्यनाथ गोरक्षपीठ, गोरखपुर, नेपाल, ये जो अपने आप में जो रिश्ते हैं ना, ये जनकपुर से लेकर के जो है अयोध्या तक का जो रिश्ता है, गोरक्षपीठ का जो है, जो नेपाल से जो रिश्ता है वो बेहद पुराना है। और दूसरी बात,
योगी आदित्यनाथ सनातन का एक तरह से प्रतीक बन गए, हिंदुत्व की एक तस्वीर बन गए हैं, पोस्टर बॉय बन गए हैं। इसीलिए जब हिंदू राष्ट्र की मांग नेपाल के अंदर हो रही है, तब योगी आदित्यनाथ को लेकर के जो है वहां पर पोस्टर लग रहे हैं। वो कह रहे हैं योगी आओ देश बचाओ, दो नारे गूंज रहे हैं वहां पर, राजा आओ देश बचाओ और योगी आओ देश बचाओ। तो ये अपने आप में एक खास बात है। तो इसको समझना होगा, इसको थोड़ा दूरगामी तरीके से अगर रास्ता समझो तो आपको ये समझ में आएगा कि दरअसल गणतंत्र से या लोकशाही से लोगों का मोह यूं ही नहीं भंग हुआ। लोकशाही इसलिए दुनिया भर में आई थी, ये सोच करके आई थी कि कम से कम जो है उस राजतंत्रीय प्रणाली से बेहतर होगी, क्योंकि वहां पर राजा का ही हुक्म चलता था, प्रजा नगण्य थी। लेकिन लोकशाही इसलिए लाए थे क्योंकि जनता का शासन होगा, लोक का शासन होगा, जनतांत्रिक प्रक्रिया शासन होगा। लेकिन हुआ क्या, वहां पर भी एक जो प्राइम मिनिस्टर बना या जो भी निर्वाचित व्यक्ति हुआ, वो एक पूरी तरीके से राजशाही की तरह, राजसत्ता की तरह उसको चलाने लगा, और एटलीस्ट जो देश का जो भला होना था वो नहीं हुआ। तो नेपाल अब उस राह में है कि 17 साल बाद एक बार फिर वहां सड़कों पर लोग हैं, लेकिन इस बार राजशाही को खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि राजशाही को वापस लाने के लिए। और ये अलार्मिंग सिचुएशन है। ये केवल नेपाल के जरिए ये दुनिया के उन तमाम मुल्कों पर जहां कभी इससे पहले राजतंत्र रहे हैं और लोकशाही से लोग नाखुश हैं, तो नेपाल उसकी एक नजीर बन सकता है और इस देश में, दुनिया में इसको लेकर के एक नई जो है मारकाट शुरू हो सकती है। तो एक बार फिर से इतिहास दोहराने के लिए तैयार है नेपाल? देखिए, एक बार रूजवेल्ट जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनसे पूछा गया था कि आप तीसरे विश्व युद्ध के बारे में क्या सोचते हैं, तो उन्होंने कहा था तीसरा विश्व युद्ध के बारे में तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो चौथा विश्व युद्ध होगा वो पत्थरों से लड़ा जाएगा। यानी कि बैक टू द नेचर, ये प्रकृति है कि आप कितना भी आगे जाओगे लेकिन लौट के अपने उसी अवस्था में वापस आओगे। तो यही है, राजतंत्र से शुरू हुई ये जो प्रणाली है, ये वापस राजतंत्र की तरफ लौटने को मजबूर हो रही है, क्योंकि लोगों ने वो तमाम, वो चाहे साम्यवाद हो, पूंजीवाद हो, इसके साथ लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हो, तानाशाहों की सरकार हो, सब कुछ देख लिया। लेकिन अब लोगों को लग रहा है कम से कम, और सबसे बड़ी चीज है यहां पर जो मोनार्की है वो दरअसल कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी नेपाल के अंदर। यानी राजा सर्वे सर्वा तो था, प्रधानमंत्री के तौर पर राजा तो था, लेकिन उसकी पूरी कैबिनेट थी जो बाकायदा निर्वाचित होकर के उस तरह से सरकार चलाती थी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की तरफ नेपाल जो जा रहा है वो बाकी दुनिया के लिए भी नजीर बन सकता है। ठीक है, तो जिस तरीके से नेपाल एक बड़ा संदेश देता हुआ दिख रहा है, इस आंदोलन के बाद से जो एक अलग ही जंग वहां पर छिड़ी है कि राजशाही को वापस लाने की बात हो रही है, तो ये तमाम जो सवाल हैं वो लगातार बने हुए हैं। क्योंकि हर बार देखा गया है कि नेपाल जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र के लिए जाना भी जाता था, सनातनियों का एक वो डेरा रहता था, ये तमाम चीजें जो है वहां पर देखने को मिलती थी। लेकिन आशुतोष सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या वाकई नेपाल में जो चीजें चल रही हैं, क्या वाकई इतिहास इस बार दोहरा देगा नेपाल? क्योंकि एक हफ्ते का अल्टीमेट तो दे रखा है। देखिए, पिछली साल ही अगस्त में एक तख्ता पलट हुआ था बांग्लादेश में। बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार को वहाँ के छात्रों ने आंदोलन किया और उस आंदोलन के बाद में सरकार को उखाड़ फेंका, और उसके पीछे की जो वजह सबसे बड़ी थी वो थी छात्रों का गुस्सा बेरोजगारी को लेकर। नेपाल एक तलहटी में बसा हुआ, हिमालय की तलहटी में बसा हुआ हमारा पड़ोसी है, जिसकी अर्थव्यवस्था बहुत अधिक तक निर्भर करती है भारत के ऊपर और चीन के ऊपर। नेपाल में जब राजशाही का समापन हुआ 2008 में, और राजा जो ज्ञानेंद्र बने जो थे, उनकी जब सत्ता गई और उसके बाद में लोकतंत्र की वहाँ पर स्थापना हुई, तो ये उम्मीद की गई कि अब नेपाल एक लोकतांत्रिक देश बनेगा, राजशाही यहाँ से खत्म होगी, तानाशाही खत्म होगी और लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों की शिक्षा बेहतर होगी, लोगों को रहन सहन में सुधार आएगा। लेकिन स्थितियाँ उससे कुछ उलट क्यों हुई? उसका कारण था कि जब राजशाही जाने के बाद भी जो लोग सत्ता में आए, उन लोगों ने अपना हित अधिक देखा और देश के हित को कम देखा। औद्योगिक समस्याएं वहाँ पर रहीं, निवेश कम हुआ, बैंकिंग स्तर आज के समय में उनका बहुत बुरी तरीके से पिछड़ गया है, और जो छात्रों की जो समस्या है, जो लोगों की समस्या है, वो है सबसे बड़ी बात कि रोज़गार ही नहीं। जब आदमी के पास में खाना खाने के लिए जगह नहीं है, के लिए पैसा नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है, और वो क्या कमा करके लाए और किस तरीके से परिवार पाले, जब इस तरीके की चीज़ें आती हैं, जब किसी की रोजी रोटी के ऊपर चोट पड़ती है, तो फिर निश्चित रूप से व्यक्ति का आक्रोश निकल करके सामने आ ही जाता है। तो जो व्यवस्थाएं वहाँ पर हुई, जिस तरीके से चीन परस्ती उसकी होती चली गई धीरे धीरे से, भारत के साथ में नेपाल का संबंध रोटी का ही नहीं है, बेटी का भी है। तो हम ये कहेंगे कि नेपाल भले ही अलग देश है, लेकिन भारत के साथ में उसका जो लगाव है वो अलग है। लेकिन नेपाल ने क्या किया? नेपाल पहुँच गया चीन के साथ में। वहाँ की जनता आज भी नहीं चाहती है कि वो चीन के साथ में रहे, भारत के साथ में रहे, और भारत के नेपाल के साथ में व्यापारिक संबंध भी बहुत मजबूत हैं। जब वहाँ रोजगार की स्थितियाँ कमज़ोर होने लगीं तो धीरे धीरे आक्रोश दिखा,
इतना 2008 से अगर हम आज की बात करें 17 साल में करीब 10 प्रधानमंत्री वहाँ पर अब तक हो चुके हैं। 5 साल के लिए अगर एक प्रधानमंत्री चुना जाए तो 17 साल में 3 प्रधानमंत्री आने चाहिए थे। पहुँच कितने गए? 10। तो क्यों लगभग वही पहुँचे हैं 10, कुछ रिपीट हुए, संख्या 10 है। लेकिन अगर एक एक करके गिने जाएं जिनका कई बार में भी कार्यकाल रहा है तो हम उस संख्या को 14 तक भी गिन सकते हैं। 10 लोगों ने शासन किया वहाँ पर। अब समस्या ये है कि 10 लोग या 14 लोग जो भी होते हैं वो शासन करते हैं वहाँ पर, और उसके बावजूद भी हालात जस के तस वहीं खड़े हो जाते हैं। लोग आते हैं और सड़कों पर उतर कर आंदोलन कर रहे हैं। आज कई लोगों की मौत भी हुई है, उसमें कई लोग घायल भी हुए हैं। और उनका काम क्या है? उनको ये मतलब नहीं है कि सत्ता में कौन है, उनको लोगों को मतलब है, जनता ये चाहती है कि उनकी समस्याओं का हल कौन कर सकता है। आपने जब राजशाही को हटाया तब आपको उम्मीद थी कि लोकतंत्र आएगा तो हमारी चीज़ें सुधरेंगी और अच्छा होगी। अब जब आपने देख लिया पिछले 17 सालों तक, पता चला कि हालात उससे भी ज़्यादा और गंभीर होने गए, तो आप एक बार फिर बात कर रहे हैं सत्ता को बदलने की और उसमें राजशाही को लाने की। लेकिन एक सवाल सबसे बड़ा यही है कि आस्था, आज के समय में राजशाही अगर फिर से वापस आती तो मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पर नेपाल का कुछ भला होने वाला है। क्योंकि पिछला आपने देखा होगा जब राजा वीरेंद्र और उनके परिवार की हत्या हुई और ज्ञानेंद्र ने जब उसके बाद में सत्ता संभाली तो उन्होंने धीरे धीरे, भले ही वहाँ पर उन्होंने 2005 में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था कहने की बात की थी, लेकिन किया नहीं था। और क्या किया कि उन्होंने पूरा नेपाल जो था उस पर धीरे धीरे अपना कब्जा करना शुरू कर दिया। जब विस्फोट हुआ तो सरकार वहां से गई और उसी दौरान देखा गया था कि माओवादी जिस तरीके से बहुत तेजी में नेपाल के अंदर घुस रहे थे, लोकतंत्र की मांग छिड़ गई। देखिए, माओवादियों का जो आंदोलन था, उस आंदोलन के पीछे भी कहीं न कहीं राजनीतिक दलों का की एक वो थी, संगठनात्मक तरीके से उनकी रणनीति थी। और वो इसलिए थे क्योंकि वो उस समय राजशाही को वहाँ पर हटाना चाह रहे थे। आज जो लोकतांत्रिक व्यवस्था और जहाँ इस तरीके का आंदोलन हो रहा है, अभी तक ये तय नहीं है कि जो आंदोलन हो रहा है उसका मुखिया है कौन, उस आंदोलन को लीड करने वाला कौन है। आंदोलन चल रहा है, प्रदर्शन हो रहे हैं, उन प्रदर्शनों की आगे आकर के जिम्मेदारी उठाने वाला, ये कहने वाला कि ये हम करा रहे हैं, कोई भी नहीं है। घूम फिर के एक ही नाम आ जाता है और वो नाम आ जाता है ज्ञानेंद्र का, कि ज्ञानेंद्र की उस संग्रहालय जो इनका वो पैलेस, रॉयल पैलेस हुआ करता था, उस रॉयल पैलेस में वापसी हो, ज्ञानेंद्र एक बार से फिर से वहाँ के राजा घोषित हो जाएं। अब वो राजा घोषित होने के बाद में जनता के लिए क्या करेंगे, उनके पास क्या मसौदा होगा, किन तरीकों से वो नेपाल को आगे लेकर आ जाएंगे, ये अभी किसी के पास में भी कोई भी प्लान नहीं है। बस एक कहते नहीं अंधी दौड़ है, और वो दौड़ ये है कि साहब ने सरकार को हटा दो। अच्छा, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरह से भारत से लेकर के नेपाल में भी जो मांग चल रही है हिंदू राष्ट्र की, अब जिस तरह से कथित जो आंकड़े आए हैं हमारे पास में कि मुस्लिम और ईसाइयों की वहाँ पर जो संख्या बढ़ रही है, इसलिए नेपाल चाहता है कि यहाँ पर हिंदू राष्ट्र जो है पूरी तरीके से इसको फिर से घोषित कर दिया चाहिए। भारत में जब हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो हिंदू राष्ट्र का जो शाब्दिक अर्थ है उसको एक अलग तरीके से दिखाया जाता है। तो क्या वाकई नेपाल में भी जो हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है वो यही हो रही है कि वहाँ पे पूरी तरीके से सनातन ही रहे? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो देश जहाँ पर बहुतायत में दूसरे समुदायों के, दूसरे धर्म के लोग भी रहते हैं, वहाँ पर आप हिंदू राष्ट्र की कल्पना आज के समय में थोड़ा सा कठिन लग जाता है। कठिन इसलिए, जब आप देखिए भारत का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान और बांग्लादेश के रूप में एक पूर्वी पाकिस्तान हुआ और एक पश्चिमी पाकिस्तान हुआ, उस समय जब देश का बंटवारा हुआ उस समय हिंदुओं की संख्या वहाँ पर अच्छी खासी थी। लेकिन जैसे जैसे धर्म के नाम पर जब देश का बंटवारा हुआ तो वो संख्या, हिंदुओं की संख्या कम होती चली गई और आज 1 या 2% के आसपास में आपके रह गए हैं बांग्लादेश में, और 3 या 4% के पास में आपके पास में जो है पाकिस्तान में है। नेपाल भी पहले था, हिंदू राष्ट्र ही था और हिंदू गौरव के रूप में माना जाता था। लेकिन जब वहाँ पर राजशाही की व्यवस्था खत्म हुई, अब आज के समय में जो जनसंख्या है, आप दूसरे देश में अगर जो दूसरी जाति के भी लोग रह रहे हैं, जो दूसरे धर्म के लोग रह रहे हैं, उन्हें आप नगण्य नहीं कर सकते हो। और किसी एक धर्म के नाम पर किसी भी राष्ट्र की संकल्पना को आज के समय में जो माहौल है, जो पूरा एक वैश्विक बिरादरी है, वो स्वीकार करने की स्थिति में है नहीं। एक आस्था, सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जो धर्म के नाम पर राष्ट्र बने हैं, आप किसी भी राष्ट्र की बात कर लो, आप सीरिया की बात करो, अफगानिस्तान की बात करो, पाकिस्तान की बात करो, उज्बेकिस्तान की बात करो, ठीक है, इराक की बात करो, जितने भी राष्ट्र धर्म के नाम पर बने हैं, जो मुस्लिम धर्म के नाम पर बने हैं, उनकी स्थितियां इतनी बुरी हैं। अमेरिका में क्या किया? अमेरिका ने बैन कर दिया ना सभी लोगों को, जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उनको बैन कर दिया और ये कहा कि नहीं साहब, आपका हमारे यहाँ प्रवेश नहीं होगा। भारत का मुसलमान अगर जाता है अमेरिका तो उसको बाकायदा कहीं कोई चेकिंग नहीं होती है उसकी, इतनी गंभीरता के साथ में जितनी कि पाकिस्तान के मुसलमान की होती है। सीरिया का मुसलमान अगर अमेरिका जाना चाहेगा तो उनको तो वहाँ पर परमिट ही नहीं है।
ठीक है। तो धर्म के नाम पर जो कट्टरता बढ़ती है जब, उसके बाद में निश्चित रूप से मानव समुदाय को नुकसान होता है, और जहां नुकसान होता है वहां पर इस तरीके की कोई संकल्पना हाल फिलहाल तो मुझे नहीं दिखती। ठीक है, तो जिस तरीके से नेपाल की चर्चा पूरी तरीके से आग की तरह दुनिया में फैल रही है, क्या वाकई नेपाल फिर से इतिहास को दोहराने वाला है? वो तमाम चीज़ें थी जो हमने वरिष्ठ पत्रकारों से, न्यूज़ रूम में उन तमाम पत्रकारों से बात करी और जानने की कोशिश करी कि आखिर अगर ऐसा होता है तो क्या बदलाव आएगा और कहां पर क्या कुछ चीजें देखने को मिलेगी। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत के साथ आस्था तिवारी।